आगे बढ़ाते हुए हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती। दो ध्रुवीयता को बेसिकली चुनौती जो है एक तरीके से एक ऐसी चीज़ जो दोनों ध्रुवीयता को एक ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, या उस चीज़ के जो महत्व है उस चीज़ को समाप्त करने की या कम करने की कोशिश कर रहा था। वो था हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष जो संगठन, एक तीसरा संगठन जो बनाया गया था। ये मैं आपको कल ही थोड़ा सा इसका हिंट दिया था मैंने कि 5 देशों ने मिलकर इसे जो है बनाया था, और उनमें भारत भी एक महत्वपूर्ण जो है हिस्सा निभाता था। और इसमें जो है गुटनिरपेक्ष में ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के जो वो देश थे जो नए नए आज़ाद हुए थे। ये दोनों ही गुटों से अलग रहना चाहते थे, इसीलिए इनके लिए एक नया जो चॉइस थी या विकल्प जो है प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जो है इसकी शुरुआत जो है बेसिकली 1956 में 3 देशों के द्वारा की गई थी, जिसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रांस टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे। इनकी मित्र दोस्ती जो है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक तरीके से नींव बनी थी। और दो देशों ने, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनुक्रुमा ने जो है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो पहला जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें जो सबसे पहले सदस्य थे वो 25 सदस्य ही थे, ज़्यादा सदस्य नहीं थे। और इसकी 3 ही चीज़ों की जो है परिणति थी। सबसे पहला कि ये 5 देश जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं इनमें आपसी सहयोग बनेगा। शीत युद्ध का जो प्रसार या प्रभाव बढ़ रहा है उसको दायरे में लेकर आया जाएगा, उसको सीमित किया जाएगा। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जो नए जो राष्ट्र उदय हो रहे हैं या जो नए राष्ट्र आज़ाद हो रहे हैं उस समय जो है बहुत सारे थे। और इसमें 1960 में जो है लगभग 16 नए अफ्रीकी देश जो हैं वो राष्ट्र संघ में शामिल हुए थे। तो इससे पता चलता है कि कितने नए देश जो है हमारे सामने उभर कर सामने आ रहे थे। और जहाँ पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसके सदस्य सिर्फ 25 थे, 25 थे, वहीं 2006 में क्यूबा, जिसकी पहले ही हमने बात की हुई है, क्यूबा का संकट में, उसमें जो है क्यूबा के हवाना में जो 14th इसका सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो है 116 देशों और 15 पर्यवेक्षक देशों ने जो है इसमें शामिल हुए थे। तो इससे पता चलता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो महत्व है वो कैसे बढ़ता गया दिन पे दिन। और सिर्फ यही नहीं हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो है एक तरीके से इसका महत्व वैसे ही समय के साथ बढ़ता रहा और इसका उद्देश्य भी परिवर्तित होता रहा। अगर मैं सिर्फ एक लाइन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात करूँ तो उसको जो है क्लियर कर पाना, उसकी डेफिनेशन दे पाना बहुत मुश्किल है। अगर मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आगे की बात करूँ तो अगर मैं इसकी एक सिंपल सी है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है ये जानने के बजाय अगर हम ये कोशिश करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं कि सबसे पहला गुटनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि पृथक हो। पृथक मतलब सबसे अलग हो, कट गए हैं। अगर मैं बात भारत जो है या भारत जैसे जो नए नए राष्ट्र बने थे वो गुटनिरपेक्ष से जरिए जो है पृथकतावाद को अपनाते, तो वो पूरी तरीके से जो है विश्व में क्या हो रहा है, कौन सी जो महाशक्तियाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं, किसकी वजह से टकरा रही हैं, या फिर जो है परमाणु युद्ध हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल पृथक अलग हो जाती। लेकिन जब हम गुटनिरपेक्ष की बात करते हैं तो इन्होंने जो है शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जो दोनों देश थे, जो अमेरिका और सोवियत संघ में जो मतभेद चल रहा था उसमें मध्यस्थता, मीडिएटर की भूमिका भी निभाई है, शांति दूत बने हैं दोनों। जवाहरलाल नेहरू ने भी वही चीज़ें की हैं। तो ये बिल्कुल पृथकतावाद नहीं था, बिल्कुल अलग नहीं करना था पूरे विश्व से खुद को, या फिर जो शीत युद्ध चल रहा था उससे, ठीक है। इसके साथ दूसरी चीज़ देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ मैं ये भी नहीं कह सकती कि तटस्थता है, एकदम से जो है तटस्थ हो जाना, युद्ध में शामिल ना होना या पलायन कर जाना जैसी नीति नहीं थी। उनका ये भी बिल्कुल मतलब नहीं था कि वो, अगर तटस्थता की बात करूँ तो तटस्थता में सिर्फ ये होता है कि ना उन्हें युद्ध शुरू करने में कोई इंटरेस्ट है ना युद्ध ख़त्म करने में। लेकिन अगर मैं गुटनिरपेक्ष की बात करती हूँ तो उसमें क्लियर था कि वो युद्ध को जितना हो सके उसको रोकेंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, उसको टालने की कोशिश करेंगे। वो तटस्थ नहीं रहेंगे, जो गलत है उस चीज़ को गलत कहने का एक तरीके से हिम्मत दिखाएंगे वो, है ना। अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या क्या नहीं है। ये तो हमने क्लियर कर दिया कि ना वो पृथकतावाद है ना तटस्थता है। अब इसके साथ साथ नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी उस समय हमारे सामने आई, जो एक तरीके से गुटनिरपेक्ष के जरिए ही हम देखते हैं। इन्होंने जो है जो अल्प विकसित देश थे उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए, जो है आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करने के लिए, जो है जो गरीबी से उभारने के लिए जो है इन्होंने एक सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने थी गुटनिरपेक्ष देशों के सामने, क्योंकि नए नए आज़ाद हुए थे। तो इन्होंने जो है एक ऐसे जो है
एक तरीके से विकास को अपनाने की कोशिश की, एक ऐसे विकास के मॉडल को अपनाने की कोशिश की जिससे इनकी जो आज़ादी है वो बनी रहे। और इसलिए जो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा ने जो है इस चीज़ से जन्म लिया था कि हम धनी देशों पे डिपेंडेंट भी ना रहे, निर्भरता को कम किया जा सके। और इस जो एक तरीके से सोच है इसका नाम क्या दिया गया, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। 1972 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक जो है सम्मेलन करवाया जिसका नाम अंकटाड था। इस सम्मेलन को इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड मतलब व्यापार और डेवलपमेंट विकास करना, ठीक है, तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसका नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। टूवर्ड्स मतलब एक तरीके से नए ट्रेड पॉलिसी, नए व्यापार की जो रणनीतियाँ है या नीतियाँ है उसकी तरफ जाना, आगे बढ़ना। और इसमें जो है एक कुछ सुधार के जो है एक तरीके से सुझाव दिए गए थे। उन सुझावों को हम देखते हैं। सबसे पहला सुझाव था कि जो अल्प विकसित देश हैं वे अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण रख सकते हैं, उसका कंट्रोल उनके पास होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो पश्चिमी देश थे, जो एक तरीके से यूरोप के जो अमेरिका जैसी कंट्रीज़ थी, उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके थे, उसका दोहन कर चुके थे। और दूसरी क्या सजेशन दिया गया था कि अल्प विकसित देशों को जो है वो पश्चिमी देशों में जाकर बाज़ार में अपना सामान बेचने की इजाज़त मिलेगी, इससे गरीब देशों का जो व्यापार है उसमें उन्हें फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़ थी कि पश्चिमी देशों से जो टेक्नोलॉजी ये मंगा रहे थे अपने देशों में सामान बनाने के लिए, वो उसकी जो लागत है, उसकी जो कीमत है वो भी बहुत सस्ते में मिल जाएगी, उसकी लागत कम होगी, ठीक है। और एट लास्ट है कि अब विकसित देशों को जो आर्थिक संस्थान है उसमें भी उनकी जो भूमिका है, जो रोल है वो अच्छा होगा, वो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सारा जो एक इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ बड़े देशों को या विकसित देशों को दी जाएगी, बल्कि इनके भी हितों को साधने के लिए जो है कार्य किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कि बेलग्रेड का जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद से 1980 तक के दशक में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की काफ़ी हद तक जो है एक तरीके से रूपरेखा बदल चुकी थी। ये जो है कहाँ ये शुरू हुए थे, सिर्फ और सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को जो एक विश्व पटल पे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और जो महाशक्तियाँ हैं उनसे दूर रखने के लिए। लेकिन 1980 तक आते आते एक ये जो है आर्थिक विकास की व्यवस्था चलाने का इन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया कि अब जो विकसित देश थे उन्हें जो है उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। और एक ही सुर में, क्योंकि एक तरीके से ये एक व्यापारिक संगठन उन्हें लग रहा था कि व्यापारिक संगठन के रूप में सामने आ रहा है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भारत और शीत युद्ध। भारत और शीत युद्ध का कैसा रिश्ता रहा है, कैसे किस तरह से भारत ने जो इसमें पार्ट लिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ भारत की, जो उसने गुटनिरपेक्ष में अपनी भूमिका निभाई है तो दो तरह से निभाई है। सबसे पहले कि उसने क्या किया कि वो खुद को, मतलब भारत अपने आप को जो है दोनों ही महाशक्तियों की जो खेमे बनती थी, जो ग्रुप बना रहे थे, उससे उसने अलग रखा। दूसरी चीज़ उसने की कि जो नए नए राष्ट्र या तो आ रहे थे बाहर, या आज़ाद हो रहे थे, या टूट के किसी देश से अलग हो रहे थे, उन्हें जो है इस चीज़ पे जो है इसका विरोध किया कि वो दोनों में से किसी भी एक महाशक्ति के ग्रुप में जाके शामिल हो जाए। वो चाहते थे कि ये भी जो है आज़ाद रहे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो। तो नेहरू ने जो है विश्व को याद दिलाया कि ये भी बताया कि गुटनिरपेक्ष का मतलब पलायन नहीं है, मतलब जो करंट सिचुएशन है शीत युद्ध है उससे भागना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि जो शीतकालीन जो प्रतिद्वंद्विता है उससे अलग रह के जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप करना। क्योंकि अगर हम उस प्रतिस्पर्धा में एक तरीके से शीत युद्ध में जो है हिस्सेदार बन जाएंगे, किसी एक शक्ति का जो है ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, तो हम किसी दूसरी शक्ति से जो है लाभ नहीं उठा सकते, या फिर उसी जिसमें हम शामिल हैं उसके गलत कार्यों को हम जो है इग्नोर ही करना पड़ेगा, उसका विरोध नहीं कर सकते। गुटनिरपेक्षता का मतलब यही था कि पलायन नहीं करना है, बल्कि ये जो प्रतिद्वंद्विता है उस चीज़ को ख़त्म करना है और अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपनी मर्जी से अपनी राय प्रस्तुत कर सकते हैं। हम पर किसी का बंधन नहीं होगा, न सोवियत संघ का और ना ही अमेरिका का। क्लियर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत की जो नीति थी गुटनिरपेक्षता की, उससे उसने जो है दो तरह से फ़ायदा उठाया। सबसे पहली बात कि गुटनिरपेक्षता के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय जो फैसले थे वो भारत अपना हित जो है एक तरीके से रख सकता था, अपने फैसले खुद ले सकता था, ना कि वो महाशक्ति या उनके खेमे के देशों के अकॉर्डिंग जो है चले। दूसरी चीज़ कि भारत अपनी हमेशा स्थिति में रहा कि अगर एक महाशक्ति जो है उसके खिलाफ जाए या उस पर दबाव बनाने की कोशिश करे या उसे अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करे, तो जो भारत है वो किसी दूसरी महाशक्ति का साथ दे सकता है, उसके खेमे में जा सकता है और उसका सहयोग प्राप्त कर सकता है। क्लियर। तो भारत ने जो अपनी स्थिति है वो हमेशा मजबूत ही रखी है इस पूरे
शीत युद्ध के दौरान जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन उसने चलाया था। लेकिन जो इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विरोधी है वो जो तर्क क्या देते हैं कि भारत क्या था, भारत की जो उन्हें ऐसा लगता है कि भारत की गुटनिरपेक्ष नीति जो है वो सिद्धांत विहीन थी। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भारत ने जो है अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पे ज़्यादातर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है कोई भी एक क्लियर पक्ष लेते से वो बचता रहा है। उसे ऐसा लगता था, ये आरोप लगाया जाता है, आलोचना की जाती है, एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को, ये तर्क देकर कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ज़्यादातर ऐसी चीज़ों पे फैसले या स्टैंड नहीं लिया है जिससे उसको एक तरीके से नुकसान हो सकता था। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरा कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही है, क्योंकि 1971 में उसने सोवियत संघ के साथ जो है एक संधि पे हस्ताक्षर किया था, मित्रता की संधि पे। और लोगों ने ये आरोप लगाया कि इसके साथ अगर उसने ये संधि पे हस्ताक्षर कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो सोवियत खेमे में शामिल हो गया है। लेकिन भारत का कहना ये था कि उसने ये संधि तो भले की है, ये संधि उसे इसलिए की है ताकि उसे जो है बांग्लादेश के संकट के समय जो एक तरीके से युद्ध चल रहा था उसमें एक सपोर्ट मिल जाए। लेकिन ये संधि उसे किसी भी तरीके से अमेरिका से मित्रता बनाए रखने में या मित्रता करने में जो है रोकती नहीं है। इसीलिए वो जो शीत युद्ध है उसके एक खेमे में, सोवियत संघ के खेमे में शामिल नहीं हुआ है। उसने सिर्फ और सिर्फ मित्रता की है, और वो एक खेमे से मित्रता करने का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे खेमे की शत्रुता को ले रहा है। क्लियर? इसके आगे चलते हैं। गुटनिरपेक्ष की नीति की जो पहचान थी वो इसी चीज़ से थी कि जो लोग गुलाम देश थे, जो उपनिवेश थे, वो जो है आज़ाद हुए और ख़ुद के बीच में एक ऐतिहासिक जुड़ाव, एक हिस्टोरिकल जो है कनेक्शन जो है फील कर सके। यदि ये देश एक साथ आ जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सशक्त आगे कंटिन्यू करते हैं। ये कुछ जो है ट्रीटी बता रखी है जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में हुई थी। अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको, आपको बुक में आराम से मिल जाएगा। सशक्त ताकत बन सकते हैं ऐसे देश जो पहले किसी दूसरे देशों के गुलाम रहे हैं, चाहे वो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, और भी कई अफ्रीकन कंट्रीज़ है या दूसरे जगहों के जो है देश रहे हैं जो कई सालों तक या तो गुलाम रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद वहाँ से आज़ाद हुए हैं। तो उनके लिए गुटनिरपेक्ष जो एक तरीके से आंदोलन था या जो एक मंच था वो इसलिए था कि वो एक साथ आकर जो है खुद को जो है गुलामी से आज़ाद फील करे और इसके साथ साथ एक ताकत बनकर उभरे ताकि दोबारा उनके साथ वही चीज़ जो है रिपीट ना की जाए। गुटनिरपेक्षता का आशय था कि गरीब और विश्व के जो छोटे देश हैं वो महाशक्ति का एक तरीके से सिर्फ पिछलग्गू ना बन के रह जाए, उनको फॉलो करने वाले ना बन के रह जाए, बल्कि जो है अपनी थिंकिंग को जो है उसको आगे बढ़ा सके, स्वतंत्र विदेश नीति अपना सके। उन्हें किसी के एक तरीके से दबाव में रहने की आवश्यकता नहीं है, ना अमेरिका के दबाव में, ना सोवियत संघ के दबाव में। वो अपनी खुद की विदेश नीति अपने अकॉर्डिंग बना सके। ठीक है, तो यह आंदोलन जो है जितनी भी असमानताएं हैं, जितनी भी अनइक्वालिटीज़ है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है विश्व स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है लोकतंत्र को जो है आगे बढ़ाता है। और इसी से पता चलता है कि शीत युद्ध के बाद भी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था या जो एक संगठन बनाया गया था, इसकी जो प्रासंगिकता है या फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है जो शीत युद्ध है उससे बचाव नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा था। क्लियर? तो अब इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीक करेंगे। इस वीक के लिए सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में इतना ही रहेगा। ठीक है, और अगर आप कोशिश करें तो आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो नेता थे उनके बारे में पढ़ें और जो ट्रीटी की गई है उसके बारे में एक बार पढ़ लें। ज़्यादा नहीं है, 1 मार्क्स में आपके जो है 20 क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं वहाँ से कहीं से भी। तो इसलिए एक बार आप रीड कर लो, ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं होगी आपको। और इसके साथ साथ अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।